ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज़ की तरह तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए, परत दर परत अंदर की खबर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि हम किन महत्वपूर्ण खबरों पर आज विस्तारपूर्वक बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात लगातार जो हम मानसून को लेकर के कर रहे हैं और उसके असर को लेकर कर रहे हैं, तो आज भी शुरुआत इसी बात से होगी कि क्या खरीफ के साथ साथ रबी पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्यों इस तरह की बात हम कर रहे हैं, ये आगे आपको पता लगेगा। साथ ही साथ चीनी को आयात करने की नौबत आखिर में क्या आ सकती है, इस पर भी करेंगे हम डिटेल में चर्चा। साइबर सुरक्षा में बड़ी सेंध, किस तरीके से ये सेंध हो रही है और किस तरीके से आपके और हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, ये भी हम बातचीत करेंगे आज डिटेल के साथ। साथ ही साथ ई कॉमर्स कंपनियों का मायाजाल किस तरीके से हमें और आपको प्रभावित कर रहा है और कैसे ये ई कॉमर्स कंपनियां धीरे धीरे करके हम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, इस पर भी बातचीत होगी। और क्या क्रिप्टो पर नहीं लगेगी पाबंदी, ये भी होगी विस्तार से चर्चा। और साथ ही साथ चीन ने दिया है भारत को एक और बड़ा झटका। क्या है पूरी खबर, डिटेल में आज इस बारे में विस्तारपूर्वक हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हम बात करेंगे मानसून की खबर के साथ ही। अल नीनो की वजह से इस साल अगस्त के दौरान देश में मानसून की बरसात में भारी कमी आई है और अब आशंका जताई जा रही है कि बरसात पर अल नीनो का असर 6 महीने तक रह सकता है। अमेरिका की मौसम एजेंसी क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने अपना असर अगले साल फरवरी तक रह सकता है, इस तरह की बात कही है। और ऐसा हुआ तो खरीफ के बाद रबी की फसलों पर भी मौसम की मार पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। सर, अगर फरवरी तक अल नीनो का असर रहा तो फिर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अल नीनो की जैसी संभावना थी तो अगस्त के बाद से अल नीनो को लेकर अब आंकड़े स्पष्ट होकर आने लगे हैं। और चूंकि अल नीनो एक पूरा ग्लोबल मौसम का फिनोमेना है जो लैटिन अमेरिका में पेरू से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, पूरे समुद्री इलाकों से अलग अलग जगह मौसम को प्रभावित करता है। तो अल नीनो का आकलन या इसकी पैमाइश, इसके असर की पैमाइश कर भारतीय एजेंसियाँ नहीं, पूरी दुनिया की एजेंसियाँ करती हैं। अमेरिकन एजेंसी का यह कहना है, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं जो भारत के लिए बेहद ज़रूरी हैं जानना और हमारे सबके लिए भी बेहद जानना ज़रूरी है। इस एजेंसी ने बताया है कि जो अल नीनो का इंडेक्स है, जिसको कि ओशनिक नीनो इंडेक्स कहते हैं, वो 1.1 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखा रहा है। यानी समुद्री तापमान में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और ये बढ़ोतरी लंबे समय तक चल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस एजेंसी ने बताया है कि इसका पीक नवंबर और जनवरी के बीच में आएगा। एल नीनो का पीक नवंबर और जनवरी के बीच में आएगा, जब इसकी वैल्यू, जो इंडेक्स की वैल्यू है यानी तापमान 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाएगा। अब यहीं से भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है विपुल, और इसलिए इस साल महंगाई, खाद्य चुनौतियाँ ज़्यादा गंभीर, और हम अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में लगातार आपको इन सारी चीज़ों के रहस्य और इनकी परतें खोलकर बता रहे हैं। नवंबर से जनवरी का मतलब है भारत की रबी की फसल पर भी अब एल नीनो का साया दिखाई दे रहा है। खरीफ ने मानसून डिस्टर्ब कर दिया भारत में। एक ही मानसून के सत्र में हमने बाढ़ और सूखा देखा और फिर अब ऐसा दिख रहा है कि कुछ इलाकों में अतिवृष्टि की स्थिति आ सकती है। मानसून का पूरा मिजाज डिस्टर्ब है। इस बीच में ये जो सूचना आ रही है, सूचना बता रही है कि नवंबर से लेकर जनवरी तक तापमान काफ़ी ऊंचा रहेगा और वही वो समय है जबकि रबी की खेती होती है। रबी को उस समय सर्दी चाहिए, ठंड चाहिए और नमी चाहिए। और चूंकि एक बार मौसम में गर्मी बढ़ती है और तापमान बढ़ने के कारण जब नमी गायब होती है तो लंबे समय तक उसका असर रहता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण खबर है जो सेंट्रल वाटर कमीशन है भारत का, उसके आंकड़ों से दिखाई देती है। मानसून की खराब परिस्थिति के कारण भारत के ज़्यादातर बड़े रिजर्वायर्स में जो वाटर स्टोरेज का लेवल 150 भारत के बड़े रिजर्वायर्स हैं, जलाशय हैं, इनमें 10 साल के एवरेज से नीचे चला गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है जानना क्योंकि इन्हीं से वो नहरें निकलती हैं जिन नहरों से रबी की फसल की सिंचाई होती है। तो रबी की फसल पर खरीफ से ज़्यादा बड़ी मुश्किल है। एक तो रिजर्वायर्स में पानी नहीं है, इसलिए नहरों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी, और दूसरी तरफ अल नीनो के पीक पर, अल नीनो के चरम पर जाने की संभावना है उस दौरान जब रबी की फसल तैयार होगी। और इसलिए शायद सरकार को अभी से लेकर, अभी तो G20 की तैयारियां हैं, लेकिन सरकार को अभी से लेकर अगले साल रबी की फसल मार्च तक भारत में खाद्य महंगाई को रोकने के लिए हर किस्म की पेशबंदी करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमने आपको शुरू में बताया था ऑन द शो में कि अब क्या रबी को लेकर के भी खतरा हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और असर सिर्फ बारिश का यहाँ पर ही नहीं है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में बरसात की कमी की वजह से चीनी की कीमतों में भी
तेजी देखी जा रही है। चीनी का थोक भाव करीब 6 साल की ऊंचाई पर चला गया। गुरुवार को देश में चीनी का औसत थोक भाव 40 रुपये 44 पैसे प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चीनी की कीमतों में आई तेजी की वजह से अक्टूबर से शुरू हो रहे चीनी वर्ष 2023-24 के दौरान चीनी निर्यात शुरू होने की संभावना घट गई है। सर, अगर चीनी का संकट हुआ तो फिर क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही स्थिति आ रही है। तीसरी बड़ी फसल हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में इस बात के लिए से आगाह कर रहे हैं। अब ये नौबत आ गई है कि भारत के मिलर्स ने चीनी के निर्यात के बजाय रॉ शुगर के आयात की मांग शुरू कर दी है। आपको याद होगा, जो चीनी की अर्थव्यवस्था को करीब से फॉलो करते हैं, एक दौर था जब चीनी की कमी पड़ती थी और भारत में रॉ शुगर आयात की जाती थी। रॉ शुगर ऐसी होती है, इसको आयात करके यहाँ प्यूरीफाई करके उसे वापस बेचा जाता है। तो निर्यात की तो उम्मीद छोड़ दीजिए। दो महत्वपूर्ण काम घटनाक्रम चीनी उद्योग में हो रहे हैं। एक तो कीमतों में बढ़ोतरी जो हमने आपको बताई, अब उद्योग रॉ शुगर का आयात खोलने की मांग कर रहे हैं। शायद सरकार को रॉ शुगर का आयात खोलना पड़े, क्योंकि जो कीमतें जिस तरह से बढ़ी और त्यौहार से पहले चीनी जिस तरह से महंगी हुई है, जैसे ही वो त्यौहार का मौसम आएगा, ये खबर ये चर्चा में सबके सामने होगा कि चीनी, बेसन और बाकी सारी चीज़ें महंगी हैं और यहाँ सरकार को कम से कम इम्पोर्ट बढ़ाकर इंटरवीन करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ये भी विचार कर रही है कि मोलेसेस यानी शीरे के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए, क्योंकि शीरे का निर्यात भी भारत से होता है, जिसका इस्तेमाल कई सारे उद्योगों में होता है। तो गेहूं और चावल के बाद चीनी की अर्थव्यवस्था ने भी अचानक एक बड़ी करवट ली है और वो करवट महंगाई के तौर पर सामने आ रही है। तो फिर अब जो है एक तरीके से चीनी की महंगाई भी परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है और दिखाई दे रही है। इधर चावल के निर्यात को लेकर भारत की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के बाद ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। एशियाई बाजारों में गैर बासमती चावल का भाव $700 प्रति टन के करीब पहुंच गया है। भारतीय करेंसी में बात करें तो भाव 58 रुपये प्रति किलो के करीब है। सरकार ने जुलाई के दौरान बासमती चावल के निर्यात पर $1200 प्रति टन की शर्त लगाई थी और सेला चावल के निर्यात पर 20% टैक्स को घोषित किया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देश में दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने मसूर कारोबारियों को मसूर का स्टॉक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। सरकार ने पिछले हफ्ते ये निर्देश जारी किया है। इस बीच सरकार ने अमेरिका से मसूर के आयात पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को भी हटा लिया है। हालांकि अमेरिकी मसूर के आयात पर अतिरिक्त शुल्क हटने से सप्लाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश में सालाना जितने मसूर का आयात होता है उसमें अमेरिका से आने वाले मसूर की हिस्सेदारी बहुत कम है। सर, मसूर की ड्यूटी हटने का क्या असर देखने को मिलेगा दालों पर? यह फैसला थोड़ा दिलचस्प था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने से पहले 5 सितंबर को सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें उन चीज़ों का आयात खोला जाता है जो आमतौर पर कृषि उत्पादों का आयात है और उस पर ड्यूटी कम की जाती है। ये माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में भी हो सकता है ये इस तरीके की रियायत दी गई हो, कि इसमें कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी है। इसमें मसूर है, इसमें एप्पल्स हैं, इसमें वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स एंड शेल्स हैं और आलमंड्स हैं यानी बादाम हैं। इनके आयात को सरकार ने उदार किया है, अमेरिका से इनके आयात पर ड्यूटी कम कर दी है। पर मसूर को इसमें शायद इसलिए शामिल किया गया होगा, ऐसा लगता है इस नोटिफिकेशन की भाषा देखकर, क्योंकि संकेत ये हो कि दाल की कमी को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं उन पर अमेरिका पहले से भी भारतीय बाजार खोलने की मांग कर रहा है, भारतीय बाजार में अपने फलों की बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मसूर के आयात से भारत की आपूर्ति में कोई बड़ा फर्क बढ़ेगा इसकी संभावना कम दिखाई देती है। जैसे आपको विपुल ने बताया भी कि भारत का अमेरिका से मसूर का दाल का आयात न्यूनतम है, नाम को है, और जिस तरीके की स्थिति दाल के बाजार में बनी हुई है, जितना बड़ा आयात तंजानिया या बाकी देशों से होता है, उसके बाद भी दाल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। तो इस नोटिफिकेशन का दाल बाजार के सेंटीमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन G20 की भूमिका बनाते हुए अमेरिका के स्वागत में भारत ने इंपोर्ट में थोड़ी रियायत दे दी। अमेरिकी सेब और अमेरिकी अखरोट और बादाम भारतीय बाजार में थोड़े सस्ती कीमत पर आ सकेंगे। आपको मिलेंगे सस्ते कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन आ जाएंगे सस्ते यहाँ पर, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है। इधर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बुधवार को ये कहा कि स्वास्थ्य बीमा में 100% कैशलेस क्लेम और क्लेम के जल्द से जल्द निपटान के लिए वो हेल्थ बीमा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बीमा रेगुलेटर ने भी कहा कि फिलहाल कैशलेस क्लेम की प्रक्रिया लंबी है और बीमा कंपनियां कैशलेस क्लेम में भी कई तरह के शुल्क का दावा करके 10% या इससे ज़्यादा की कटौती कर लेती हैं। बीमा नियामक की तरफ से ये भी बताया गया कि फिलहाल अधिकतर अस्पताल कैशलेस क्लेम वाले मरीजों को जल्दी भर्ती नहीं करते हैं। सर, ये कैशलेस स्कीम सामान्य तौर पर व्यवहारिक रूप से लागू क्यों नहीं हो पाती है? लोगों के पास सुविधा रहती है लेकिन फिर भी वो भर्ती नहीं हो पाते हैं।
विपुल, एक कैशलेस हेल्थ बीमा एक मरीचिका ऐसा मिराज है जिसके नाम पर पिछले 7-8 साल से भारत में बीमा बेचा जा रहा है। और देखिए, भारत का बीमा नियामक ये मान रहा है कि स्कीम नहीं चलती है। अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा तो आपको कंपनी, बीमा बेचने वाली कंपनी इसी दावे पर बीमा बेचती होगी कि कैशलेस क्लेम मिलेगा, यानी आपको कैशलेस भुगतान मिल जाएगा। पर देश के किसी भी छोटे बड़े कारपोरेट अस्पताल में आमतौर पर कैशलेस क्लेम नहीं मिलते हैं। और अब यह वास्तविकता भारत के बीमा नियामक को समझ में आ रही। वजह दो हैं। एक तो बीमा कंपनियों की पॉलिसी जिस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है उसमें अस्पतालों की भूमिका सीमित होती है। अस्पतालों के अपने नियम है भुगतान करने के, उनकी अपनी शर्तें हैं। और अभी भी भारत का बीमा नियामक अधिकरण सर्विस प्रोवाइडर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच तालमेल नहीं बना पाया है। और इसलिए जब अस्पताल के पास वो पॉलिसी जाती है तो अस्पताल उसके क्लेम स्वीकार करने के अलावा भी कैश जमा करा लेता। आदर्श परिस्थिति तो यह कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आप हॉस्पिटल गए, आपने अपने पॉलिसी नंबर बताया, इसके बाद तो फिर सब कुछ पॉलिसी से कवर हो जाना चाहिए और आपके इलाज के बाद डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाना चाहिए। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं, बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल्स हैं जो इन पॉलिसीज़ में कवर नहीं होते। और अब IRDA को ये कहना पड़ा है कि बीमा कंपनियों को इस व्यवस्था में बदलाव करना होगा, देखना होगा, क्योंकि कैशलेस क्लेम्स सबसे बड़ी चुनौती हैं, ना मिलना सबसे बड़ी चुनौती है हेल्थ इंश्योरेंस की इस समय। बिल्कुल, स्वास्थ्य बीमा के लिए ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। इधर आकर विभाग ने करीब 22,000 लोगों को नोटिस भेजा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें अधिकतर वेतनभोगी हैं। इसके अलावा कई अमीरों और ट्रस्ट को भी नोटिस भेजा गया है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उन पर आयकर विभाग को शक है कि वे अपने कमाई के मुताबिक इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। सर, ये किस तरह के मिसमैच पाए गए हैं ITR के अंदर? अब रिटर्न्स की डेटा एनालिटिक्स शुरू हुई है, रिटर्न्स के आंकड़े निकलना शुरू हुए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब ये जानकारियां मिलना शुरू हो गई हैं कि आपने अपने रिटर्न में क्या लिखा है। और अगर आपने अपना सही रिटर्न नहीं भरा है तो तैयार हो जाइए कि आपके पास भी नोटिस आता होगा। दो महत्वपूर्ण चीज़ें पाई गई हैं जिनके बारे में अभी नोटिस भेजे गए। 12,000 के आसपास नोटिस सैलरी टैक्स पेयर्स को भेजे गए, क्योंकि उन्होंने अपने रिटर्न में जो इनकम दिखाई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो उनकी इनकम की जानकारी है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके पैन नंबर के जरिए या उनके बाकी एक्सपेंडिचर के जरिए ट्रैक की, उसमें मिसमैच हो रहा है। उसका मतलब आपने अपना रिटर्न सही नहीं भरा है। और अगर ऐसा है तो आप नोटिस का इंतजार करिए, आपके पास नोटिस आता होगा। दूसरा एक और हिस्सा है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को लेकर है। पिछले 1-1.5 साल में भारत में HUF का चलन बढ़ा है। बड़े परिवारों ने अपने इनकम को एक साथ जोड़कर अधिक रियायतें लेने के लिए HUF बनानी शुरू की हैं। और ये एक हिस्सा है जहां इनकम में अंतर, डिस्पैरिटी पाई गई है, यानी परिवार के बाकी सदस्यों की इनकम इससे पहले क्या थी और बाद में थी, इसके बीच में अंतर पाया गया। इसमें भी नोटिस भेजे गए हैं। इसके साथ ही ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म्स को भी नोटिस भेजे गए हैं जिनके रिटर्न्स में खासी गफलत पाई जा रही है। और शायद इसी वजह से इस बार जो है थोड़ा समय भी ज़्यादा लग रहा है। बहुत लोगों को जो उन्होंने रिटर्न फाइल किए हैं, लोगों के पास अभी तक सर रिफंड आना नहीं शुरू हुआ है। इधर UPI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इससे जुड़े फ्रॉड भी लगातार बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक देश में UPI से जुड़े फ्रॉड के जितने मामले सामने आए हैं उनमें 30% से ज़्यादा मामले 3 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए हैं। प्रैक्सिस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज किए गए कुल डिजिटल पेमेंट फ्रॉड में से करीब 55% फ्रॉड UPI से जुड़े हैं और 50% फ्रॉड के मामलों में राशि 10,000 रुपये से कम है। इस बीच एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश में डिजिटल व्यवस्था से बढ़ रहे विस्तार के साथ हैकिंग के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सर, भारत में किस तरह के साइबर अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? दोनों खबरें महत्वपूर्ण है भारत में। एक तो साइबर अटैक की खबर महत्वपूर्ण है, भारत की साइबर सुरक्षा के लिए और बड़ी सेंध है। और UPI जो कि सबसे तेजी से फैलता हुआ माध्यम है पेमेंट का, इसमें भी बहुत तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। साइबर अटैक के मामले में भारत एक तरह से विपुल सारे किस्म के साइबर फ्रॉड का, साइबर अटैक का निशाना बन गया है। जो आंकड़े हमारे पास है वो बता रहे हैं कि ट्रोजन मेलवेयर का अटैक करीब 37% है, इन्फेक्टर मेलवेयर का अटैक 35 से 36% के आसपास है, वॉर्म्स का, ऐप्स को असर करने वाले मेलवेयर का, डेटा एक्सप्लॉइट करने वाले फिशिंग वाले मेलवेयर का, क्रिप्टो से रिलेटेड मेलवेयर का, और इसके अलावा रैंसमवेयर का, इनके अटैक भारत के सिस्टम्स पर हो रहे हैं। भारत के बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते कि उनके मोबाइल में या उनके लैपटॉप में किसी जगह से मेलवेयर आ चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिन शहरों में मेलवेयर अटैक आ रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। अगर आप उन शहर में रहते हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए। कोलकाता इसमें सबसे पहले नंबर पर है। इस मेलवेयर अटैक में कोलकाता सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सिटी है। इसके बाद मुंबई है, उसके बाद पुणे है, फिर दिल्ली है, बेंगलुरु है, सूरत है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, चेन्नई और गुड़गांव है। ये प्रमुख शहर हैं जिनको हैकर्स सीधे निशाना बना रहे हैं।
और सर यूपीआई में किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है? यूपीआई में 3-4 तरीके से फ्रॉड निकल कर आए हैं। यूपीआई में एक तो सबसे बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है कि यूपीआई के जरिए फिशिंग अटैक्स बढ़ रहे हैं। यानी अगर आपने अपने मोबाइल से कहीं स्कैन किया है तो आपके मोबाइल के जरिए मोबाइल उस स्कैन के साथ सॉफ्टवेयर में से मैलवेयर आपके अंदर आ रहा है। दूसरा ये कि यूपीआई आईडी को स्पूफ करना, नकली यूपीआई आईडी बनाना सबसे बड़ी चुनौती बनी है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन को इसके बारे में जानकारी भी मिल रही है। इसके अलावा यूपीआई आईडी बदल देना, रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइस के जरिए यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसा निकाल लेना, ये फ्रॉड बढ़े और ये फ्रॉड उन राज्यों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल लिटरेसी कम है, खासतौर पर जैसे यूपी और बंगाल जैसे राज्य हैं। जहाँ पर लिटरेसी कम है वहाँ पर इस तरह के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसलिए आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहें। देश में दवाओं की क्वालिटी को लेकर के ड्रग रेगुलेटर डीसीजीआई सख्त हो गया है। डीसीजीआई ने दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि कंपनियां अपने हर दवा प्लांट की जानकारी उसे उपलब्ध कराएं। हर प्लांट से डीसीजीआई दवाओं के सैंपल को इकट्ठा करेगा। सर, किस तरह की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है डीसीजीआई? और भारत में करीब 11,000 के आसपास दवा निर्माण इकाइयाँ हैं और भारत की दवा इंडस्ट्री की साख पिछले 6 महीनों में काफ़ी चौपट हुई है पूरी दुनिया में। दवाओं के निर्यात को लेकर, ख़राब दवाएं उनसे ये भी उन दवाओं में ऐसे तत्व पाया जाना जिन पर प्रतिबंध है और उससे मौत होने की खबरें आना। WHO ने भारत की कई सारी दवा कंपनियों पर सख्ती भी की है, दवाओं को वॉच लिस्ट में रखा है। इसके बाद भारत के रेगुलेटर को भी इस पर सक्रियता दिखानी पड़ी है। तो अब रेगुलेटर ने भारत की दवा कंपनियों से ये कहा है कि उन्हें 2 तरीके से उन्हें सूचनाएं देनी होंगी। वो दवाएं जो भारतीय बाजार के लिए बना रहे हैं और वो दवाएं जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बना रहे हैं, और इनके बारे में विस्तृत जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा उनकी जो यूनिट्स दुनिया के अन्य हिस्सों में काम कर रही हैं, दवा कंपनियों की जो विदेश में कंपनियां, वो भी क्या बना रही हैं और वो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दवा रेगुलेटर को देनी होगी। इधर सरकार की तरफ से कंप्यूटर और लैपटॉप आयात को लेकर घोषित किए गए नए नियमों के बाद अगस्त के दौरान देश में आईटी हार्डवेयर के आयात में जोरदार उछाल आया है। सरकार ने कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की शर्त पूरा करने के लिए ऐलान किया है। हालांकि इंपोर्ट के लिए ये शर्त 1 नवंबर से लागू होगी, लेकिन लाइसेंस शर्त लागू होने से पहले ही यहाँ पर इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। सर, आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट कितना बढ़ गया अगस्त के अंदर? जिसकी आशंका थी वही हुआ। सरकार ने आयात पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया, उसको वापस भी ले लिया और आयात सीमित करने के लिए, आयात कम करने की कोशिश उल्टी पड़ी और सामान्य से ज़्यादा आयात अगस्त के महीने में हो गया। आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई में करीब 8 लाख यूनिट के आसपास का आयात हुआ था और जो बढ़ के अब 12 लाख यूनिट के आसपास पहुंच गया। यानी कंपनियों ने और उन जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो रेडीमेड इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां, लाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने अगस्त के महीने में और ज़्यादा इम्पोर्ट किया। करीब 30% के आसपास आयात में बढ़ोतरी दिखाई दी। ये कई वजह से बढ़ने की वजह है, क्योंकि कंपनियों को लग रहा है कि अक्टूबर तक, जब तक आयात बंद होगा, तब तक उनके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। ये बात हम आपको अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में बता चुके थे कि अगले 2 महीनों में तेज़ी से आयात बढ़ेगा और ये खास तौर से उन बाज़ारों से बढ़ा है जिन बाज़ारों पर ही सरकार की निगाह थी प्रतिबंध को लेकर, चाइनीज़ बाज़ार से, चीन के बाज़ार से। ऐसा ही मामला टीसीएस के मामले में भी हुआ। जब हमने कोशिश की ज़्यादा अर्न करने की तो पता लगा देश से बड़ा पैसा जो है निकल गया था। प्रोडक्ट्स के उत्पादन की लागत के लिए भारतीय कंपनियां आयात पर भारी निर्भर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश की लिस्टेड कंपनियों ने आयात के लिए 35% ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च की है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनियों ने आयात पर 26% ज़्यादा विदेशी मुद्रा को खर्च किया था। सर, कंपनियों का इंपोर्ट कहाँ और किस तरीके से कितना बढ़ रहा है? ये आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना हमारे लिए, और ख़ासतौर से जब हम देखते हैं कि पिछले 2 साल के भीतर भारत में आत्मनिर्भर भारत को लेकर, पीएलआई को लेकर, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने को लेकर तमाम प्रयास किए गए, नई कंपनियां लगाई गई। तब आप कंपनियों के आंकड़े को देखें, एनालिसिस बताती है कि पिछले साल कंपनियों का विदेशी मुद्रा में खर्च, यानी सर्विसेज और इंपोर्ट पर फॉरेन एक्सचेंज में खर्च 26% के आसपास था, जो इस साल बढ़कर 35.5%, 36% के आसपास हो गया। ये बता रहा है कि इसमें खासतौर से बड़ा हिस्सा प्रोडक्ट और सर्विसेज के कच्चे माल के आयात पर खर्च किया गया है। यानी भारतीय कंपनियों की आयात निर्भरता में विपुल कमी नहीं आई है, बल्कि भारत में पीएलआई आने के बाद भी कंपनियों की आयात निर्भरता बढ़ी है। स्पेसिफिक उद्योगों में क्या हो रहा है, इसके लिए हम आपको इकोनॉमिका में विस्तार से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बता चुके हैं, आईटी इंडस्ट्री के बारे में बता चुके हैं। तो जो हमने विस्तार से आपको बताया था, यह आंकड़ा उस बात की पुष्टि करता है कि भारत की कंपनियां भी भारत से कच्चे माल और सेवाओं की आपूर्ति नहीं ले रही हैं, बल्कि वो आयात पर ही ज़्यादा निर्भर हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का।
ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों पर जल्द रोक लग सकती है। सरकार ने इस तरह के डार्क पैटर्न पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट निर्देश जारी किए हैं। ई कॉमर्स कंपनियां अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कई बार यूजर्स को बताती हैं कि प्रोडक्ट की सीमित सप्लाई बची है, ऐसे में जल्दी खरीद लें। कई बार यूज़र की जानकारी के बिना बास्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट डाल दिए जाते हैं और यूज़र की तरफ से पेमेंट के बाद ही उनको पता लगता है कि उसने ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लिए हैं। ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से इस तरह के हथकंडों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं और 5 अक्टूबर से उन पर सभी भागीदारियों से राय 5 अक्टूबर तक मांगी गई है। सर, ये डार्क पैटर्न किस तरह के होते हैं? अगर आप ई कॉमर्स शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि कंपनी आपको ई कॉमर्स कंपनी आपको अपने मायाजाल में, अपने जाल में कैसे फंसाती है। और जो ई कॉमर्स पर शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी कंपनियों से, या इवन जो फूड डिलीवरी ऐप हैं, वहाँ पर इस तरीके की कोशिशें अब की जाती हैं जिससे कि आप कंपनी की साइट पर और ज़्यादा खरीदारी कर सकें। आपको नहीं अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो आप ध्यान देना शुरू करिए। जैसे कंपनी आपको ये बताती है कि इस प्रोडक्ट को पिछले 1 घंटे में इतने सारे लोगों ने खरीद लिया है। ये एक किस्म का प्रोत्साहन, लालच है कि आप भी खरीद लीजिए, क्योंकि तमाम कंपनी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाइए तो उसमें होता है कि पिछले 1 दिन में, 24 घंटे में इतने सारे लोगों ने इसे खरीद लिया। दूसरा बड़ा डार्क पैटर्न ये है कि कीमतें कम होने वाली हैं, अब से इससे ज़्यादा कीमतें बढ़ने वाली हैं, इसको खरीद लीजिए। तीसरा ये कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपनी कार्ट में डाल रखा है तो कंपनी थोड़े समय बाद आपको सूचना देती है, मैसेज देती है कि उसकी कीमत घट गई है, आप उसे खरीद लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसमें कि डिस्गाइज ढंग से एडवर्टाइजिंग की जाती है। आपको EMI पर सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, कर्ज और कंज्यूमर फाइनेंस के जरिए सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सब वो डार्क पैटर्न है जिसमें खास तौर पर ग्राहक को एक किस्म की अर्जेंसी में फंसाया जाए कि अगर वो नहीं खरीदता है तो उसके हाथ से मौका निकल जाएगा। ये मायाजाल है ई कॉमर्स कंपनियों का। इस पर काफ़ी शिकायतें भी हुई थी। अब सरकार इसमें नियम बनाने जा रही है जिसमें कंपनियों को इन सारी कोशिशों को बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। सरकार के नियम आने से पहले भी आप अगर ई कॉमर्स साइट पर खरीदारी करते हैं तो इस भुलावे में कभी मत पड़े जब कंपनी आपसे कहती है कि प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, इसके 5 ही पीस स्टॉक में बचे हुए हैं, इसके 10 ही पीस स्टॉक में बचे हैं, या इतने लोगों ने खरीद लिया। खरीदारी करिए पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से और इन पैटर्न्स को समझते हुए। लेकिन सर, ये जो मायाजाल है, ये जो डार्क पैटर्न है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ हो सकता है? कैसे रोका जा सकता है? सरकार को ब्लैंकेट प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ना विपुल, की मॉनिटरिंग करनी होगी सरकार के पूरे नेटवर्क को, क्योंकि हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट सेल होते हैं। कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता, और उस प्रोडक्ट के भीतर कौन सी छिपी हुई छद्म स्यूडो एडवर्टाइजिंग इसके अंदर लगी हुई है ये पता नहीं है। लेकिन इसके लिए सरकार को एक बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना होगा। लेकिन कम से कम इतना तो है कि पहली बार इस तरीके की कोशिशों को आधिकारिक रूप से स्पष्ट करके उन पर प्रतिबंध तो लगाया जाए। इसके बाद फिर लोगों को अवेयर करना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो इस तरीके की फॉल्स एजेंसी में इस जल्दबाजी में या इसमें ना फंसे कि प्रोडक्ट बाजार से खत्म हुआ जा रहा है। लेकिन लागू कराना इसे थोड़ा कठिन काम है, खासतौर से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि उनमें बहुत जटिलताएं हैं लागू करने में, और लागू करने के बाद वो प्रभावी रूप से उसका असर दिखाई देगा। इसकी पैमाइश भी थोड़ी आसान नहीं है। चलिए, इधर शुक्रवार से देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो रहे G20 देशों के शिखर सम्मेलन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के नियमों का ब्लूप्रिंट अब सामने आ रहा है। क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेकर के G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की ओर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने एक पेपर तैयार किया है। पेपर को शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखा जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो को लेकर तैयार पेपर के जरिए वैश्विक स्तर पर इसके रेगुलेशन का खाका तैयार होगा, लेकिन अंतिम फैसला G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष लेंगे। अब यहाँ पर सर सवाल ये है कि अब IMF और FSB की रिपोर्ट जो है क्या कुछ कह रही है क्रिप्टो को लेकर के? विपुल, G20 की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही होने वाला है, क्योंकि जो हमारे पास संकेत मिल रहे हैं G20 की बैठक को कोई बड़ा कम्युनिके या बड़ा बयान आने की संभावना नहीं है, क्योंकि दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बटी हुई है। हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि G20 के एजेंडे में एक बड़ा एजेंडा गरीब देशों को संप्रभु कर्ज से मुक्ति दिलाने के एक प्लेटफॉर्म बनाने का और एक फ्रेमवर्क बनाने का था। उस पर भी कोई बड़ी सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए क्रिप्टो एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर एक दस्तावेज निकलकर सामने आया है, और ये दस्तावेज दरअसल पूरी दुनिया के क्रिप्टो पर यू टर्न की गवाही है। 45 पेज का ये डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने बनाया है। इसमें पहली बार इस डॉक्यूमेंट में IMF ने ये कहा है और FSB ने कहा है कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, इसे रेगुलेट किया जाए। अब आप ध्यान दीजिए,
एक साल पहले, 1.5 साल पहले तक आईएमएफ दुनिया के लिए क्रिप्टो को खतरा बता रहा था। भारत जो इस G20 का अध्यक्ष है, उसके रिजर्व बैंक गवर्नर तो इसे पूंजी बता चुके हैं। वो ये बता चुके हैं कि इस भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए और दुनिया की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब क्या हाल बनेगा जब दुनिया के बाकी राष्ट्र अध्यक्ष और देश G20 के मंच पर क्रिप्टो को बनाए रखने और इसे रेगुलेट करने की सिफारिश करेंगे। इस दस्तावेज में अब इस पर फैसला क्या होगा, ये तो G20 की बैठक करेगी, लेकिन इसमें लंबे 45 पेज के दस्तावेज में ये बताया गया, ये तमाम तर्क दिए गए कि क्रिप्टो को से तमाम खतरे हैं अर्थव्यवस्था को, फिर भी इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। यह कहा गया कि इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियमों के तहत इसके लिए इस सेक्टर के लिए नियम तय किए जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन इसे रेगुलेट करने की कोशिश की जानी चाहिए, इसे बैन नहीं किया जा सकता। और यह कहा गया कि दुनिया भर की अथॉरिटीज़ को एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिसके जरिए क्रिप्टो का कारोबार किया जा सके। तो कह सकते हैं ये सबसे बड़ा यू टर्न है क्रिप्टो के ऊपर अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ विपुल, अगर आप 1-1.5 साल से 2 साल से हम लोग जो करीब से क्रिप्टो को फॉलो कर रहे हैं, हमने दुनिया के किसी भी बैंकर को, दुनिया की किसी भी सेंट्रल बैंकर को, सरकारों को क्रिप्टो को वैधता देने की बात देते नहीं सुना था। हालांकि चर्चाएं बहुत जगह थी, कुछ रेगुलेटर्स दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। भारत के तो बड़े स्पष्ट रुख थे। आईएमएफ सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसने क्रिप्टो को दुनिया की मुद्रा व्यवस्था के लिए खतरा बताया था, चुनौती बताया था। लेकिन अब दुनिया भर के सारे देश शायद क्रिप्टो को मान्यता दे रहे हैं। क्रिप्टो को मान्यता दे रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे रहे हैं, इनकी करेंसीज का स्टेटस क्या होगा। अब यहाँ से एक दूसरी डिबेट शुरू होगी, सॉवरेन करेंसीज वर्सेस क्रिप्टो करेंसीज कैसे ट्रेड करेंगी, संप्रभु मुद्राओं का काम कैसे होगा और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। अंततः क्रिप्टो का दबाव जो था या जो क्रिप्टो का पूरा ट्रेड था, वो एक किस्म से उसने G20 या दुनिया के सभी प्रमुख देशों को इस बात पर बाध्य किया है कि वे प्रतिबंध से छोड़कर अब इसके नियमन पर आगे बढ़ें। तो ये मान लें अब लगभग कि अब क्रिप्टो पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई बैन की कोई बात नहीं होगी। अगर आप आईएमएफ और एफएसपी की रिपोर्ट माने तो फिर तो प्रतिबंध की संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन इसके बाद भी G20 देशों के भीतर की बैठक में जब अंतिम फैसला हमारे सामने आएगा, लेकिन आईएमएफ ने की तरफ से ये प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव आमतौर पर शिखर सम्मेलन के लिए आया है रिपोर्ट के तौर पर, तो ये माना जा सकता है कि क्रिप्टो पर रेगुलेशन पर एक सहमति बनेगी। पर रिपोर्ट महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस रिपोर्ट में जितने खतरे बताए गए हैं क्रिप्टो को लेकर, इस 45 पेज के डॉक्यूमेंट में जितने तरीके के रिस्क किए गए हैं कि कॉम्प्लेक्स है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें अभी ये भी तय नहीं है कि क्या इसे ऑफिशियल करेंसी या लीगल टेंडर का दर्जा कैसे दिया जाएगा। इन सारी परिस्थितियों के बीच ये देखना होगा कि क्रिप्टो को एक नए किस्म की निजी करेंसी को, प्राइवेट करेंसी, क्योंकि करेंसी संप्रभु ऑपरेशन है, देशों के अपने ऑपरेशन है, एक नए किस्म की करेंसी को लेकर दुनिया किस तरीके का कानून बनाती है। और इधर अमेरिकी करेंसी डॉलर में भी तेजी का रुख हम देख रहे हैं, लगातार बना हुआ है। गुरुवार को डॉलर इंडेक्स 105.15 के स्तर पर देखा गया, जो कि 6 महीने का ऊपरी स्तर है। डॉलर की तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है और गुरुवार को प्रति डॉलर रुपए ने 83.21 का निचला स्तर छुआ है। रुपए में इससे पहले कभी भी डॉलर इतना महंगा नहीं बिका था। डॉलर की तेजी की वजह से कमोडिटी बाजार पर भी दबाव है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $90 के नीचे आ गया है। सोने और चांदी की कीमतों में भी नरमी देखने को मिल रही है। सर, अब रुपए की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई के पास क्या ऑप्शन बचे हुए दिखाई दे रहे हैं? महंगाई वापस लौट रही है पूरी दुनिया में। कच्चे तेल की कीमतें, धातुओं की कीमतें, अमेरिका में महंगाई का एक नया दौर आता दिख रहा है। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत हॉकिश है, आक्रामक है, और इसलिए डॉलर इंडेक्स में मजबूती जिसका असर हमें रुपए में की गिरावट के तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। रुपया, जैसे हमने पिछली बार भी कहा, आपने इस चर्चाओं में कहा था कि रुपया जब 83 का स्तर पार करता है तो नीचे गिरने से ज़्यादा उतार चढ़ाव के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो वॉलेटिलिटी या बहुत उतार चढ़ाव हम रुपए में देख रहे हैं। रुपया अब अपने न्यूनतम स्तर पर है, ऑल टाइम लो पर है, 83 से नीचे आ गया है, और वो भी उस परिस्थिति में आ गया जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कोई ख़राब स्थिति में नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में है। अब यहाँ से रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनौती, रुपये को और गिरने दिया जाए। रुपये को और गिरने देने का मतलब है कि भारत इस साल सामान्य दिनों से ज़्यादा आयात करेगा। अभी हम शुगर के आयात की भी बात कर रहे हैं, दाल के आयात की भी बात कर रहे हैं, भारत LPG का भी आयात बढ़ा है, कोयले का भी आयात बढ़ा है। ऐसी स्थिति में कमज़ोर रुपया भारत के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। रिजर्व बैंक कैसे इसे रोकेगा? क्या बाजार में वो डॉलर छोड़ेगा या फिर वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके इसे संतुलित करने की कोशिश करेगा? जो बात हमने अपने पिछले मनी सेंट्रल में कही थी, वो बात हम फिर आज दोबारा रुपए के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती
कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का व्यवहार क्या आने वाले समय में रहने वाला है, ये एक बड़ा फैक्टर होगा रुपए की कीमत को तय करने का। अगर विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की, जो हमने देखी हाल के हफ्तों में, अगर उनकी बिकवाली अगले हफ्ते में भी बढ़ती चली गई तो फिर रुपए पर आप और ज़्यादा दबाव देखेंगे। और इधर चीन में उर्वरक की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए चीन की सरकार ने यूरिया के निर्यात पर रोक लगा दी है। सभी फर्टिलाइजर कंपनियों को यूरिया की शिपमेंट रोकने के लिए कहा गया है। चीन के इस कदम का असर उन देशों में यूरिया की कीमत पर पड़ सकता है जो चीन से यूरिया का आयात करते हैं। भारत में भी चीन से यूरिया का इंपोर्ट होता है। सर, अब चीन से यूरिया एक्सपोर्ट रुकने का भारत पर असर किस तरीके से? चीन ने तगड़ा झटका दिया है। हालांकि चीन के निर्यात के आंकड़े बहुत खराब आए हैं। चीन की अपनी अर्थव्यवस्था में निर्यात में गिरावट है और उसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी है। लेकिन G20 की बैठक के ठीक पीछे भारत में कृषि उत्पादन में गिरावट के बीच चीन ने यूरिया का एक्सपोर्ट रोक दिया है। भारत चीन से करीब 2 लाख टन के आसपास यूरिया का आयात करता है और भारत के यूरिया के आयात में चीन की एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इसका असर हमें भारत के में यूरिया की कीमतों पर और आपूर्ति पर देखने को मिलेगा। क्योंकि दुनिया का कोई बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री अगर फर्टिलाइज़र के रॉ मटेरियल का उसका निर्यात रोकता है तो इसका सामान्य असर पूरी दुनिया में बाकी बाजार में कीमतों पर पड़ता है। और चीन के प्रमुख निर्यात में यूरिया निर्यात है पूरी दुनिया में। भारत में उसका निर्यात 2 लाख टन है। लेकिन अगर चीन के प्रमुख व्यापार भागीदारों को देखा जाए जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं तो उनमें भारत शायद सबसे बड़ा भागीदार है। भारत का फर्टिलाइज़र इंपोर्ट सबसे ज़्यादा है चीन से किसी एक देश के तौर पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर कोरिया और तीसरे नंबर पर म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए, अभी बहुत सारी खबरें हैं तो फटाफट नजर डालते हैं झटपट पर। चीन के सरकारी कर्मचारी अब आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि चीन की सरकार ने उन पर आईफोन रखने पर रोक लगा दी है। वहां पर कोई भी सरकारी कर्मचारी कामकाज के लिए आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में एप्पल के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट रेगुलेटर सेबी शेयर बाजार में सुधार को लेकर लगातार कदम उठा रहा है। ताज़ा कदम में सेबी की तरफ से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को राहत दी गई है। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को राहत देते हुए प्रमुख फंड अधिकारी चुनने के नियम को सरल बना दिया है। इसके तहत सेबी ने ऑफशोर फंड्स में वरिष्ठ मैनेजमेंट अधिकारियों की पहचान करने के नियम को भी सरल बनाने का प्रयास किया है। इधर जीवन बीमा कंपनियों का कारोबार अगस्त 2023 में सुस्त रहा है। उद्योग की नए बिजनेस से प्रीमियम आय सालाना आधार पर 18% घटकर 26,779 करोड़ रुपए रह गई है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान LIC का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कंपनी के नए बिजनेस से आय में 35% की गिरावट देखने को मिली है। और इधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई है। मुक्त व्यापार समझौता नहीं होने पर अब न्यूजीलैंड की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ एग्रीकल्चर, डेयरी और हार्टिकल्चर सेक्टर में व्यापार के लिए समझौते करना चाहती हैं। सर, ये थी कुछ झटपट खबरें, आपकी टिप्पणी? बीमा बाजार की खबर थोड़ी चिंताजनक है क्योंकि LIC और बीमा के नए प्रीमियम बिजनेस में तेज गिरावट आई, जिसका असर में शेयर बाजार पे भी दिखाई दिया। LIC की जो न्यू प्रीमियम इनकम है उसमें करीब 34-35% की गिरावट है और इससे LIC का जो शेयर है वो भी करीब 2% गिरकर नीचे आया है। न्यूजीलैंड के साथ भारत की ट्रेड डील रुकना एक और महत्वपूर्ण बात है। देखना है कि G20 के बाद सरकार इसे दोबारा रिवाइव करती कि नहीं करती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद ये माना जा रहा था कि खासतौर से कृषि क्षेत्र में आयात निर्यात के लिए न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता महत्वपूर्ण होने वाला था। जी, चलिए, तो अब मनी सेंट्रल को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन चलते चलते सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के इकोनॉमिकम में बड़ा रोचक विषय आपने चुना है और बहुत विस्तार से एक नई टर्मिनोलॉजी को समझाया है, उसके बारे में कुछ बताइए। इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपसे बात करेंगे क्योंकि जब आप इस इकोनॉमिकम को देख रहे होंगे तब तक भारत में आमतौर पर एक बड़े हिस्से में सूखे के आसार स्पष्ट हो चुके होंगे, आंकड़े स्पष्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस तरीके के मौसम के लिए तैयार नहीं थी। पूरी दुनिया बाढ़, तूफान इन्हें प्राकृतिक आपदा मानती थी। सूखे कहाँ से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा बनकर आ गए और अचानक आने वाले सूखे हो क्या रहा है पूरी दुनिया में, ऐसी परिस्थिति क्या है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस चुनौती पर जो पर्यावरण की चुनौती पिछले 2 दशकों में उभरी है। 2 दशकों पहले ऐसा नहीं होता था। इस बार का इकोनॉमिकम विस्तार से हम भारत की खेती के भीतर क्या हो रहा है इस यात्रा को कराएंगे इकोनॉमिकम में आपको इस बार। और भारत में जो घट रहा है उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, पहली बार ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कब हुई, तमाम चीज़ों पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। तो इस बार का इकोनॉमिकम देखना मत भूलिएगा। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और इस वीकेंड पे तमाम जो हमारे एक्सक्लूसिव शोज़ हैं उनको आप देखिए, उनके बारे में अपनी टिप्पणी साझा कीजिए। और जो हमारे एक्सक्लूसिव शोज़ हैं वो सिर्फ ऐप पर उपलब्ध हैं, तो मनी 9 के ऐप को आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो अवश्य डाउनलोड कर लीजिए और money9.com पे आप जाकर के तमाम खबरों को विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये संबोधि